आप नोट कर लें, नाम नोट करेंगे। नाम है बिंबावती देवी। बिंबावती देवी। बस याद रखें कि बिंबावती देवी जो है ये किस नृत्य की नृत्यांगना रही हैं। तो इनका जो नृत्य है वो है मणिपुरी। ये नाम चूंकि पेपर में आया था इसलिए कल ये नाम रह गया था, कल लिखवाया नहीं था, तो इसको और आप नोट कर लें, बिंबावती देवी। आज जो हम क्लासिकल नृत्य की बात करने जा रहे हैं उस क्लासिकल नृत्य का नाम है कथक। क्या नाम है भैया? कथक। तो एक नृत्य है जिसका नाम है कथक। कल जो नृत्य था उसका नाम था मणिपुरी। अब एक तो यही सवाल है कि कथक जो है वो किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो राज्य में या तो कहोगे उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में होता था, या फिर कहोगे आप उसे उत्तर प्रदेश। तो जैसे मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उसी प्रकार से कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो देखिए भैया, यह है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आठ क्लासिकल डांस है ना, तो आठ में से एक क्लासिकल डांस है हमारा कथक। करेक्ट। बताइए, कल बताया था कि मणिपुरी नृत्य का पुराना नाम क्या था? लाई हरोबा। इसी प्रकार से कथक का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? कथक को पहले क्या कहते थे? तो कथक नृत्य का प्राचीन नाम, इस नृत्य का प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम क्या है? तो इसको कहते थे कुशीलव। क्या कहते थे इसको? कुशीलव। और अगर कुशीलव ऑप्शन में ना मिले तो इसी को कहते हैं हम नटवरी। क्या कहते हैं उसको? तो जिस प्रकार से मणिपुरी का पुराना नाम लाई हरोबा है, उसी प्रकार से कथक क्लासिकल नृत्य का पुराना नाम क्या है? एक बार सवाल पूछा था कि कथक का अर्थ क्या है। कथक का अर्थ क्या है? तो कथ का मतलब होता कथा। कथा को हिंदी में कहते हैं कहानी। एक कथा चल रही है, कहानी चल रही है, उस कहानी पर आपको डांस करना है, नृत्य करना है, और नृत्य के भाव से आपको इशारों से बताना है, उसको बोलना नहीं है, इशारों से बताना है। तो कथक का अर्थ होता है एक कहानी को, एक कथा को कथन करके डांस के फॉर्मेट में प्रदर्शित करना। डांस के फॉर्मेट में प्रदर्शित करना। कभी तुमने देखा होगा जब कोई कलाकार नाचता है ना, तो वो हाथों से इशारे करता है, नाचते नाचते हाथों से जो जो शब्द आते हैं ना उनकी तरफ वो हाँ इशारे करता है, बनाता है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब वो स्कूल में जाकर एक्टिविटी करते हैं ना डांस परफॉर्म की, तो वो उन सब चीजों को बताते हैं कि कैसा कैसा हाँ उन कहानियों को कहा गया है। तो कथक का अर्थ क्या है? कथा को नृत्य के रूप में कथन करना। याद रखें, कथक का अर्थ क्या होता है? कथक का अर्थ क्या है? कथा को नृत्य के रूप में
कथन करना, कथन मतलब कहना। कहानी को कथन का, कथा का मतलब होता कहानी। एक कहानी जिसको गाया जा रहा है, उस कहानी को डांस के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? कथक कहलाता है। अब देखो ये एक शब्द आया इसमें कथा, कथा का मतलब क्या है? कहानी। क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी में कि बताइए कथक की जो कहानियां हैं वो किस पर आधारित हैं? कथक में जो कहानी चलती है, कथा चलती है, वो किस पर आधारित है? तो कथक की जो कहानियां हैं वो भागवत पुराण पर आधारित है। किस पर? भागवत पुराण। जरूर याद रखेंगे 18 पुराण हैं, उनमें एक भागवत पुराण है। तो कथक की कहानी, कथक की कहानियां भागवत पुराण पर आधारित हैं। तो कथक की जो कहानियां हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? तो भागवत पुराण की जो कहानियां हैं उनको लयबद्ध तरीके से गाया जाएगा और गाने के बाद लोग उस पर परफॉर्म करेंगे, डांस करेंगे। उसी डांस को हम क्या कहते हैं? कथक कहते हैं। देखिए एसएससी के जीडी में एक सवाल आया था कि कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है? कहां से कथक की उत्पत्ति हुई है? तो ब्रज भूमि से। और ब्रज की भूमि राधा और कृष्ण के प्रेम पर निर्भर करती है, प्रेम पर आधारित है। तो कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है? देखिए कथक की उत्पत्ति कथक की उत्पत्ति हुई है ब्रज भूमि से। और ब्रज की जो भूमि है वो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। तो कथक नृत्य ब्रज भूमि, ब्रज की भूमि से उत्पन्न हुआ है। एक और सवाल आता है, याद रखेंगे, एक सवाल आता है। देखिए कथक तो एक डांस है, नहीं है? और कथक या कोई भी डांस होता है वो किसी ना किसी गाने पे तो होता। अरे होता कि नहीं होता? भाई तुम बिना गाने के डांस कर लोगे? नहीं करोगे। अच्छा बिना इंस्ट्रूमेंट बजाए डांस कर लोगे? नहीं करोगे। तो कथक में क्या होता है? देखिए कथक में मैं बताऊं क्या होता है। कथक में जो कहानियां हैं वो भागवत पुराण की हैं, और भागवत पुराण की कहानियों को ध्रुपद में या ठुमरी में गाया जाता है। तो ठुमरी जब चल रही होती है, लोग ठुमरी गा रहे होते हैं या ध्रुपद गा रहे होते हैं। ध्रुपद और ठुमरी गायन की शैली है। तो मान लीजिए मैं ठुमरी गाता हूं, सामने कलाकार उस ठुमरी पर नाचता है, बस वही कथक है। और ठुमरी का में कोई ना कोई कहानी चल रही होती है। ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा गया है कि देखिए कथक को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? किस गाने पर कथक होता है? किस गाने पर कथक होता है? तो कथक को व्यक्त करने का माध्यम, कथक को व्यक्त करने का माध्यम, तो दो प्रकार के गायन चलते हैं। एक तो ध्रुपद व ठुमरी गायन। ध्रुपद व ठुमरी गायन। कल मैंने बताया था कि जब मणिपुरी नृत्य होता है तो कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल और बांसुरी, बाकी और भी बजाए जाते होंगे। इसी प्रकार से जब कथक होता है तो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं जो बजाए जाते हैं, जो मेन है? प्रमुख वाद्य यंत्र। जब कथक डांस होता है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं? मुख्य रूप से तो एक है तबला,
वह एक है पखावज। मुख्य वाद्य यंत्र ये दो ही हैं, तबला और पखावज की धुन पर क्या होता है, नृत्य होता कौन सा, कथक नृत्य। एक और सवाल पूछा गया है, कथक का स्वर्ण काल, कथक का स्वर्ण काल किस राजा के शासन काल को माना जाता है? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। तो कथक का स्वर्ण काल किसके शासन काल को मानते हैं? तो हाँ जी, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? अवध के थे, और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। उनके शासनकाल को क्या कहते हैं? उनके शासनकाल को क्या कहते हैं भैया? कथक का स्वर्णकाल। एक और सवाल पूछा गया है, सवाल यह आया है कि कथक सामूहिक नृत्य है या एकल नृत्य है? तो याद रखें, यह एकल नृत्य है। एकल नृत्य में क्या होता है? जिसमें एक कलाकार नृत्य करता है, तो यह एकल नृत्य है। यह एकल नृत्य है जो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। जो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। एक बड़ा और अच्छा सवाल पूछा गया था कि वो कौन सा क्लासिकल डांस है जो शास्त्रीय है। ऐसा क्लासिकल डांस बताइए जिसमें फारसी तत्व सम्मिलित हैं, फारसी तत्वों को मिलाकर होने वाला नृत्य है। देखिए, अब नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक फारसी का बोलबाला रहा। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी, दिल्ली मुगलों की राजभाषा भी। और कथक कहां होता है? इन सबके शासन कहां थे? उत्तर भारत में थे या नहीं थे? उत्तर भारत में थे। यह सवाल जब एसएससी ने पूछा तो दिमाग घूम गया। सवाल क्या था? सवाल यह था कि फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें फारसी तत्व मौजूद है, उसका नाम है कथक। और किसी भी क्लासिकल डांस में फारसी तत्व शामिल नहीं है। फारसी तत्वों को शामिल करने वाला या उनसे प्रदर्शित होने वाला एकमात्र क्लासिकल डांस है हमारा कौन सा? कथक। देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से सोचिए जैसे मैं सोचता हूं, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। कथक नृत्य है, कैसा नृत्य है? फोक डांस है या क्लासिकल है? क्लासिकल है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य है। अब दूसरा सवाल, अगर शास्त्रीय नृत्य है तो कहां होता है? पूरे नॉर्थ इंडिया में होता है, और मेनली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को मेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रज का इलाका इसी में आता है, ब्रज भूमि यूपी में है। पहला सवाल, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का क्लासिकल है? पुराने जमाने में पहले इसको क्या कहते थे? तो कुशीलव या नटवरी कहते थे। तो किस नृत्य का प्राचीन नाम कुशीलव है? कथक। या किस नृत्य का पुराना नाम नटवरी है? तो वो है कथक। कथक में एक कथा को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। तो कथक में क्या होता है? एक कहानी चलती है,
वो कहानी डांस के द्वारा दिखाई जाती है। तो कथा को नृत्य के द्वारा कथित करना या कथन करना कथक कहलाता है। कथक की कहानियां जो है वो कौन से पुराण से ली गई हैं? भागवत पुराण से। कथक की कहानियां किस पर आधारित हैं? मान लो वायु पुराण, गरुड़ पुराण, है ना, मत्स्य पुराण या भागवत पुराण। तो किस पुराण से ली गई हैं? भागवत पुराण से। कथक की कहानियां भागवत पुराण पर आधारित हैं। अच्छा, जब कथक डांस होता है तो गीत गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, बोलो तो किस शैली में भागवत पुराण की कहानियों को गाया जाता है? ठुमरी और ध्रुपद, ठुमरी और ध्रुपद। ठुमरी और ध्रुपद पर कथक होता है, ऐसा याद करें भाई, बिना गाने के डांस थोड़ी ना होगा। तो किस गायन पर कथक होता है? ठुमरी पर और ध्रुपद पर। ये गाने की दो शैलियां हैं। जब कथक नृत्य होता है तो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? मुख्य रूप से तबला और पखावज। तबला और पखावज। हारमोनियम भी बजता है और भी बजते हैं, लेकिन इनका गठजोड़ अपने आप में अलग है, तबले का और पखावज का। कथक का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अवध के अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह को कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है, एक दो बार रिवीजन में ले आओगे सब चीजें याद हो जाएंगी, और ये सब लाइनें पूछी गई हैं। हाँ, यूपी में है, यूपी में है, अवध का भी और बुंदेलखंड का भी। फिर तो मैंने कहा ना, नॉर्थ इंडिया का मतलब है पूरा भारत, उत्तर भारत का जो हिस्सा है नॉर्थ इंडिया का सब। तो देखो, पहली लाइन मैंने क्या लिखवाई थी कि भैया कथक जो है वो क्लासिकल है, उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। प्राचीन नाम मैंने बताया था कुशीलम या नटबरी। कथक का अर्थ होता है कथा को नृत्य के रूप में कथन करना। कथक की कहानी ली गई है किससे? भागवत पुराण से। और कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रजभूमि से। करेक्ट। एक सवाल पूछा गया है कि जब डांस करते हैं ना, तो डांस में दो चीजों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, एक पैरों का और एक हाथों का। डांस आज भी लोग करते हैं। डांस की जो परफॉर्मेंस है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक आपके पैर और एक आपके हाथ। करती नहीं करती? अच्छा, तुमने शादी विवाह में देखा होगा एक ऐसा आदमी जिसका मन नाचने कर रहा है, उसे तुम बारात में खींच लो, ठीक है, कोशिश करता वो नाचने की, लेकिन उसके हाथ पैर चलते नहीं है, लेकिन मन उसका नाचने के लिए कर रहा है। इसका मतलब तुमने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ और पैर बहुत अच्छे से चलते हैं। जो लोग अपने हाथों को और पैरों को अच्छे से चला सकते हैं वो एक अच्छे डांसर हो सकते हैं। बोलो, ऐसी कथक में है। कथक में क्या है? जो पैरों की मूवमेंट होती है, पैरों की जो हलचल होती है, और खास तरीके से राइट पैर, सीधा पैर, इसमें कथक में सीधे पैर का बहुत बड़ा किरदार है। तो कथक में पैरों की जो मूवमेंट होती है, पैरों को घुमा के जो रखा जाता, तुमने देखा होगा टीवी में जो डांस होते क्लासिकल करते हैं, है ना, तो उसमें राइट हैंड का पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट हैंड का। तो पैरों की मूवमेंट को क्या कहते हैं? पैरों की मूवमेंट को कहते हैं आमद। ये सवाल पेपर में आया था। और जो हाथ के इशारे होते हैं, हाथ के इशारे, हाथ से जो इशारे करे जाते हैं उन्हें कहते हैं मुद्रा। तो पैरों की मूवमेंट को क्या कहते हैं? आमद, और हाथ के इशारे को मुद्रा कहते हैं। और याद रखो, क्लासिकल डांस में हाथ की जो मुद्राएं होती हैं वो होती हैं 24 मुद्राएं होती हैं। अब ये जानने की जरूरत नहीं है 24 कौन कौन सी होती हैं। कथक डांस सीखना हो तो किसी उस्ताद के पास जाइए, वो आपको 24 मुद्राएं बता देगा कि हाथों की 24 मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो दोनों सवाल लिखेंगे। देखिए, जो कथक है इसमें पैरों की मूवमेंट को पैरों की मूवमेंट मतलब हलचल, पैरों की मूवमेंट को आमद कहते हैं। क्या कहते हैं? आमद कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो कथक नृत्य है इसमें
हाथ के इशारे को, हाथ के इशारे को मुद्रा कहते हैं। ये दोनों सवाल एसएससी में आए हैं कि हाथ के इशारे को मुद्रा और पैरों के मूवमेंट को आमद कहते हैं। और कुल कितनी मुद्राएं बताई हैं मैंने? कुल कितनी मुद्राएं होती हैं भैया? 24। मुद्राओं की संख्या कितनी होती है? 24। कितनी मुद्राएं होती हैं? 24। पैरों की मूवमेंट को क्या कहते हैं? बोलो। आमद। और हाथ के इशारे को क्या कहते हैं भैया? हाथ का इशारा मुद्रा और पैरों की मूवमेंट। देखो जब तक लो 2-3 बार बोलोगे नहीं तब तक लो ये ना अटक की रह जाएगी हलक में ही, है ना। देखिए नहीं बोलना पड़ेगा, कई बार बोलना पड़ेगा, तब जाके चीजें ब्रेन में सेटअप होंगी। हाथ का इशारा क्या कहलाता है? मुद्रा। कितनी मुद्राएं होती हैं? और पैरों की मूवमेंट को, और कौन से पैर का इंपॉर्टेंस होता है? राइट, मतलब सीधा पैर। सीधा पैर इसमें मायने रखता है कथक डांस करते समय। अब चलते हैं कथक के घरानों की तरफ। कितनी बार यह सवाल पूछा गया है कथक के घरानों को लेकर? कथक के घराने, पूरे भारत में कथक के कितने घराने हैं? पहले तो यही याद रखो, कथक के कितने घराने हैं पूरे इंडिया में? घराने का मतलब जहां के उस्ताद आने वाली पीढ़ी को कथक सिखाते हैं। 4 घराने हैं। उन 4 घरानों में एक घराने का नाम है, हाँ, उसे कहते हैं बनारस घराना। बनारस घराना। अब ऐसे ये बताने की जरूरत है नहीं कि बनारस घराना किस राज्य में है, फिर भी जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं मैं उन्हें बता दूं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, उसी को बनारस कहते हैं। ये कथक का घराना है। बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? ये कथक का जो बनारस घराना है ये किसने स्टेब्लिश किया था? उनका नाम है जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद। अगर मैं तुमसे ये पूछने लगूं कि बताओ बेटा जानकी प्रसाद कौन सा डांस करते थे, तो हम कौन सा डांस ही तो पढ़ रहे हैं, या इसमें भी लिखना पड़ेगा कि जानकी प्रसाद कथक के कलाकार थे, है ना, कथक के घराने। और ये तो उस्ताद हैं, इन्होंने इस घराने को बसाया है, तो इस घराने के पहले कथक के उस्ताद कौन थे? जानकी प्रसाद। देखो इस घराने में 2 चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, चेहरे के भाव और हाथ के इशारे। और हाथ के इशारे को क्या कहते हैं? मुद्रा। ये जो बनारस घराना है इसकी खास विशेषता ये रही कि कलाकार का चेहरे का एक्सप्रेशन और हाथ का इशारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं का, यहाँ का और लखनऊ का, ये दोनों इसी कला के लिए फेमस है। तो ये घराना किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह घराना चेहरे के भाव व हाथ के इशारे के लिए प्रसिद्ध है। चेहरे के भाव और हाथ के इशारे के लिए फेमस है बनारस घराना। बनारस घराने ने बहुत बड़े बड़े कलाकार दिए हैं कथक के। बताएंगे कौन कौन से बड़े उस्ताद रहे हैं कथक के, बनारस घराने से आए हैं वो। एक है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, वैसे बताने की आवश्यकता है नहीं कि लखनऊ घराना किस राज्य में है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे पर है, वहीं पर यह घराना इस्टेब्लिश हुआ। और इस घराने के संस्थापक का नाम
उनका नाम है, हाँ, उन्हें कहते हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद। जानकी प्रसाद बनारस घराने के संस्थापक और ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के संस्थापक। इस घराने की दो खास बातें बड़ी फेमस हुई। एक तो यह घराना चेहरे के भाव व हाथ के इशारे के लिए प्रसिद्ध है। जो कि बनारस घराने में भी है। एसएससी ने सवाल ये पूछा, देखो एसएससी बड़ा विचित्र तरीके से सवाल बनाती है। एसएससी ने सवाल पूछा कि वो कौन सा घराना है जो आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। कथक का वो कौन सा घराना है जो आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो वो है कौन सा? लखनऊ घराना। तो यह नृत्य रूप के यह नृत्य रूप के यह नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस घराने का एक अन्य नाम भी है। लखनऊ घराने को और क्या कहते हैं? कालिका बिंदादीन घराना। कालिका बिंदादीन घराना, ये नाम भी पूछा हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस घराने के थे, तो कालिका बिंदादीन घराने के। एक है जयपुर घराना। जयपुर घराना। तीसरा घराना कौन सा बेटा? जयपुर घराना। वैसे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जयपुर घराना किस राज्य में है, तो राज्य का नाम बोलो, राजस्थान। जयपुर घराने के फाउंडर कौन थे, संस्थापक? उनका नाम याद रखें, बड़ा कई बार नाम पूछा गया है, भानु जी। भानु जी। और ये जो घराना है वो पैरों की गति के लिए फेमस है। और पैरों की गति को क्या कहते हैं? पैरों की गति, मूवमेंट, आमंद कहते हैं। तो पैरों के लिए फेमस है। यहाँ के कलाकार, पैरों का बड़ा रोल है यहाँ के कलाकारों में। तो यह घराना पैरों की गति के लिए प्रसिद्ध है। चार घरानों में तीन घराने हो गए। देखिए, कथक का चौथा घराना। कथक का चौथा घराना, पहले मुख्य रूप से तीन ही घराने थे, लेकिन कथक का चौथा घराना है रायगढ़ घराना। और ये एसएससी ने सवाल जब पूछा तो पूछा कि ये रायगढ़ घराना किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। ये भी सवाल पेपर में आ गया कि बताओ कथक का रायगढ़ घराना किस राज्य में है। अब उसे पता है कि बनारस, दुनिया में सबको पता है कहां है बनारस, यूपी में। लखनऊ सबको पता है यूपी में। जयपुर सबको पता है राजस्थान में।
रायगढ़ कहाँ वाला है? कहीं मध्य प्रदेश का तो नहीं है, कहीं रायगढ़ महाराष्ट्र का तो नहीं है, लेकिन ये रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। रायगढ़ घराने के संस्थापक का नाम, इसके फाउंडर कौन थे? तो उनका नाम है चक्रधर सिंह। अच्छा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि चक्रधर सिंह जो थे वो किस नृत्य के कलाकार थे, तो कथक के, बल्कि वो तो गुरु हैं, उस्ताद हैं। ठीक है। और एसएससी ने जो स्टेनो में क्वेश्चन पेपर आया उसमें यह पूछा कि कथक का सबसे नया घराना कौन सा है, जो बिल्कुल अभी कुछ वर्षों से बना है। तो सबसे नया घराना कौन सा है? रायगढ़ घराना। यह कथक का सबसे नया घराना है। कथक का सबसे नया घराना है कौन सा भैया? रायगढ़ घराना। ठीक है। कथक का सबसे नया घराना। अब यहां तक का जो हम लोगों ने पढ़ा है उन्हें एक क्वेश्चन में बना के थोड़ा सा आपसे कंफर्म कर लें, थोड़ा सा आपसे कंफर्म कर लें यहां तक की बात को, ताकि जो पढ़ा है उनमें कितनी बातें हमारे जहन में बैठ चुकी है, ताकि वो हमें पता चल जा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए कथक किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। दूसरा सवाल मेरा यह है, कथक का पुराना नाम क्या है? कुशीलव या नटबरी। तीसरा सवाल मेरा यह है, कथक की कहानियां किस पुराण पर आधारित है? भागवत पुराण पर। चौथा, कथक नृत्य किस गायन शैली पर आधारित है? तो ध्रुपद और ठुमरी। ध्रुपद और ठुमरी। अच्छा, कथक का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? बोलो। नवाब वाजिद अली शाह। छठा सवाल, कथक नृत्य के समय मुख्य रूप से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? तबला और पखावज। बताइए जो कथक नृत्य है उसमें पैरों की मूवमेंट को या गति को क्या कहते हैं? आमद। बताइए कथक नृत्य में हाथ के इशारों को क्या कहते हैं? मुद्रा। बताइए कथक में कुल कितनी मुद्राएं हैं? 24। कथक में कुल मुद्राएं 24। ठीक है। बताइए कौन सा एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें जो फारसी तत्वों से मिलकर बना है? फारसी तत्वों को समेटता हुआ कौन सा क्लासिकल है? कथक। बताओ कथक के कितने घराने हैं? कौन कौन से घराने हैं? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। कथक का सबसे पुराना घराना बोलो। तो बनारस में आता। कथक का सबसे नया घराना रायगढ़ घराना। अच्छा, एक सवाल और बताओ, बनारस घराने की स्थापना किसने करी थी? जानकी प्रसाद ने। लखनऊ घराने की ईश्वरी प्रसाद ने। अच्छा, भानु जी ने किस घराने की स्थापना करी थी? जयपुर। और चक्रधर सिंह ने रायगढ़ घराने की स्थापना करी थी। कौन सा घराना पैरों की मूवमेंट या गति के लिए फेमस है? जयपुर घराना। कौन कौन से घराने चेहरे के भाव और हाथ के इशारे के लिए फेमस है? लखनऊ और बनारस। देखो क्या है, दुनिया में सक्सेस होने के लिए बस कुछ चीजों पर फोकस बनाना है। बना लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, सब अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो कथक नृत्य है इसके प्रमुख कलाकारों की। ये जो कथक नृत्य है इसके प्रमुख कलाकार,
देखिए, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार, कल भी मैंने मणिपुरी के कलाकार बताए थे, नहीं बताए भैया? आज किसकी बात कर रहे हैं हम? कथक की। ये जितने भी कलाकार हैं, मैं आपको बात बता दूं, इन कलाकारों को कोई ना कोई सम्मान मिला है। ठीक है? कथक के इन कलाकारों को चाहे संगीत नाटक अकेडमी मिला हो, चाहे पद्म श्री मिला हो, चाहे पद्म भूषण मिला हो, चाहे पद्म विभूषण मिला हो। मैंने अभी आपसे नाम पूछा था जानकी प्रसाद का। जानकी प्रसाद किस नृत्य के कलाकार हैं, किस घराने के हैं? और वो बनारस घराने के संस्थापक भी हैं। ईश्वरी प्रसाद का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। किस घराने से संबंध रखते हैं? लखनऊ, और वो लखनऊ घराने के संस्थापक भी हैं। एक नाम है शंभू महाराज। शंभू महाराज, शुरुआत कर रहे हैं शंभू महाराज से। देखिए, शंभू महाराज हैं, याद रखो, वो किस नृत्य के कलाकार रहे हैं? तो कथक। उनका घराना कौन सा है? वो है लखनऊ। अच्छा बताओ, लखनऊ घराने को और क्या कहते हैं? कालिका बिंदादिन घराना। कालिका बिंदादिन घराना किसको कहते हैं? लखनऊ घराने को। शंभू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? शंभू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, शंभू महाराज का रियल नेम क्या था? तो उनका रियल नेम था शंभूनाथ मिश्रा। शंभूनाथ मिश्र या मिश्रा उनका वास्तविक नाम था। 1958 में, 1958 में उनको पद्मश्री मिला, और 1967 में उनको मिला संगीत नाटक अकादमी। तो उनको कौन कौन से सम्मान मिले? एक सम्मान मिला उनको पद्मश्री का, ये मिला 1958 में, और एक सम्मान उनको मिला संगीत नाटक अकादमी। कब मिला? 1967 में। देखो भाई, मैं आपसे बात पूछूंगा, जितनी पूछूं उतनी बताना है। ये जो सम्मान है, ये सम्मान आपको ज्यादा रटने नहीं है, ठीक है? लेकिन इनसे जो सवाल बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आपको सवाल ये याद रखना है कि शंभू महाराज जो है वो किस नृत्य के कलाकार रहे हैं, ठीक है? तो कथक के। दूसरा याद रखना वो किस घराने के हैं, ठीक है? तो घराना उनका लखनऊ। अच्छा, उनका वास्तविक नाम, पहली बात तो वास्तविक नाम अलग नहीं है, सेम नाम के समान है। बस शंभू महाराज की जगह शंभूनाथ मिश्र या मिश्रा आप कह सकते हैं, करेक्ट। घराना लखनऊ और नृत्य कथक। सम्मान पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी जैसे अवार्ड उनको मिले थे। चलिए, एक नाम है, उनका नाम है लच्छू महाराज। उनका नाम है बेटा लच्छू महाराज। ये जितने भी महाराज हैं, इनमें किशन महाराज को छोड़कर, किशन महाराज तबला बजाते हैं, वो बनारस घराने के हैं, वो तबला वादक हैं। बाकी सब कहां के हैं? लखनऊ के और कथक के कलाकार हैं। तो लच्छू महाराज
देखो, लच्छू महाराज किस नृत्य के कलाकार हैं? तो नृत्य का नाम हो जाएगा कथक। और बेटा किस घराने के हैं? तो वो है लखनऊ घराना। और अभी मैंने बोला था कि लखनऊ घराने को और क्या कहते हैं? कालिका बिंदादिन घराना। कालिका बिंदादिन घराना। कालिका बिंदादिन घराना, ये लखनऊ घराने का एक और नाम है। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका जो वास्तविक नाम था वो इनके नाम से बिल्कुल हटके है। नाम है पंडित बाजीनाथ प्रसाद। पंडित बाजीनाथ प्रसाद उनका वास्तविक नाम था। कहते हैं कि जब कोई डांसर जो है ना, हाँ, उस्ताद बन जाते हैं तो बाद में वो कोरियोग्राफर बन जाते हैं। और कोरियोग्राफर कौन लोग होते हैं? जो फिल्मों में हीरो और हीरोइन को डांस सिखाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर। तो ये फिल्मों में कोरियोग्राफर बन गए थे। और आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा मुगले आजम, और एक फिल्म आई थी पाकीजा। उन दोनों फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफर का काम करा था। ठीक है, बड़ी बड़ी पिक्चर थी मुगले आजम तो, और पाकीजा, दोनों ही बहुत बड़ी फिल्में थी। तो इन्होंने क्या काम करा, देखिए, इन्होंने मुगले आजम, व पाकीजा फिल्मों में कोरियोग्राफर का काम किया। जैसे वो पिक्चर आई थी बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी के जो गाने थे, उन गानों पर मस्तानी को कथक सिखाया था किसने? पंडित बिरजू महाराज ने। और ये सवाल पेपर में आया था। तो ऐसे तो पूछ लेते हैं कि लच्छू महाराज ने मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफर का काम करा था, अर्थात हीरो और हीरोइन को डांस सिखाया था। अब कौन सा डांस सिखाया होगा जो वो जानते हैं? कौन सा जानते हैं? कथक। इनको कौन सा सम्मान मिला? तो संगीत नाटक अकादमी। इनको मिला संगीत नाटक अकादमी। तो शंभू महाराज और दूसरे हैं, हाँ, लच्छू महाराज। ठीक है, तो अभी चूंकि ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बाद और कौन कौन से, हाँ, कलाकार हुए हैं। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, मैं आपको बता दूं। लच्छू महाराज कथक के डांसर हैं, थे लखनऊ घराना, और वास्तविक नाम था पंडित बाजीनाथ प्रसाद। उनका वास्तविक नाम था। फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफर की भूमिका भी अदा करी थी। ठीक है, तो कल जो है काम करेंगे, पहले इन चीजों को रिवाइज करेंगे। और जो कलाकार और हैं, इसमें कई सारे नाम आपके सामने ऐसे आएंगे जो एसएससी का मतलब पसंद के टॉपिक हैं कलाकारों में। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज से कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। यह भी बताया जाएगा कि पद्मश्री पहली बार किस कथक के कलाकार को मिला। यह भी आपको बताया जाएगा कि कथक का वो कौन सा कलाकार था जिसने, हाँ, डॉक्टरेट की उपाधि सबसे पहली बार हासिल करी थी। तो ऐसे सवाल थोड़े से अलग होते हैं और एसएससी इन्हीं को ढूंढ के अपने क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कल वाली में। ठीक है, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार। तो कल हमने दो नामों पर चर्चा कर ली थी, एक शंभू महाराज की और एक लच्छू महाराज की। दोनों नाम हो गए थे कल। यहां से हम लोग आगे चलते हैं। एक नाम है, उनका नाम है कुमुदिनी
लखिया। एक नाम है कुमुदनी कुमुदनी लाखिया। यह लखिया एक ही बात है। देखो, इनसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। वैसे वो रहने वाली कहाँ की थी? गुजरात की। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। तो कुमुदनी लाखिया जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती थी या करती हैं? राज्य गुजरात। और जो गुजरात है उसका एक शहर है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद की वो रहने वाली थी। ठीक है। किस नृत्य की नृत्यांगना रही हैं वो? तो उनका जो नृत्य है, डांस है, वो कौन सा है? कथक। तो वो नृत्यांगना रही हैं कथक की। अच्छा देखो, उनका घराना कौन सा है? देखो, शंभू महाराज और लच्छू महाराज दोनों लखनऊ घराने के। इनका घराना है जयपुर। और मैंने कल बताया था कि जयपुर घराना, उसके संस्थापक भानु जी, और जयपुर घराना अपने हाथ के इशारों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और ये भी मैंने बताया था कि जो जयपुर घराना है, जयपुर घराना अपने हाथ के इशारों के लिए फेमस है। और हाथ के इशारों को क्या कहते हैं? मुद्रा। और कितनी मुद्राएं होती हैं? 24। कितनी? कल बताया था ना। बस ऐसे ही चीजों को रिवाइज करने का मौका मिलता रहेगा आप लोगों को। अच्छा देखो, उनको जो कुमुदनी लेखिया हैं, इन्होंने क्या काम करा? देखिए, अहमदाबाद में एक स्कूल बनाया था जिसका नाम था कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। इनके द्वारा जो स्कूल बनाया गया था, उस स्कूल का नाम क्या था? संस्था या स्कूल का नाम था कदम्ब स्कूल ऑफ कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ये स्कूल था। इसको बनाया किसने था? देखो, इस स्कूल की स्थापना हुई थी 1967 में। संस्थापक कौन है जिन्होंने स्कूल बनाया था? कुमुदनी लेखिया। कुमुदनी लाखिया। और बेटा, ये कहां है? ये स्कूल कहां था? अहमदाबाद। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अहमदाबाद में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक किसने बनाया था? किसने बनाया था ये स्कूल? अच्छा, ये भी पूछ लेंगे कि कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक जो कुमुदनी लेखिया ने बनाया था, वो कहां है? अहमदाबाद में। अच्छा, कोई बताएगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है जी? साबरमती। साबरमती नदी के किनारे पर है। और ये बहुत बड़ा नाम है कुमुदनी लेखिया का। उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? हालांकि सम्मान आपको ज्यादा रटने नहीं है। 1982 में मिला था संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, ये पुरस्कार उनको मिला था 1982 में।
कहते हैं कि 5 साल बाद 1987 में उनको पद्मश्री मिला। उसके बाद 2010 में पद्म भूषण मिला। उसके बाद अभी लेटेस्ट है नाम, ये पेपर में आ सकता है, याद रखेंगे। अभी 2025 में उनको पद्म विभूषण मिला है। 2025 में पद्म विभूषण, ये सवाल 26 वाले पेपर में टकरा सकता है। ठीक है, कुमुदनी लेखिया का, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। और उनको 2002-3 में मिला था कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान या कालिदास पुरस्कार। और ये मैं बता चुका हूं, ये 2002-3 में मिला था। ये मैं बता चुका हूं कि कालिदास पुरस्कार कौन सी राज्य सरकार देती है। अब देखो, याद हो गया नहीं होगी आपको। रिवीजन ऐसी होता रहेगा, जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी उंगलियों पर आ चुकी होंगी, गिन लोगे, गिन आप उनको। तो पहला सवाल मेरा यह है, कुमुदनी लेखिया, याद रखें, कथक की बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, बहुत बड़ी कलाकार रही हैं। तो कुमुदनी लाखिया जो है वो किस नृत्य की नृत्यांगना है? उनके घराने का नाम जरूर याद रखें, कौन सा है? मेन घराना उनका बनारस है। उन्होंने जो स्कूल बनाया था उसका नाम क्या था? कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। डांस भी सिखाया जाएगा और संगीत भी। और ये कहां था? अहमदाबाद में। देखिए, उनको संगीत नाटक एकेडमी मिला, तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं। पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3। सबसे छोटा पद्म पुरस्कार पद्मश्री, उससे बड़ा पद्म भूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण। ऐसे याद रखो, जैसे जैसे नाम बड़ा होता चला जा रहा है, सबके आगे पद्म लिखा हुआ है। पहले श्री, छोटा, भूषण, बड़ा, विभूषण और बड़ा। तो वैसी पदक की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार, उससे छोटा और सबसे छोटा पद्म पुरस्कार, ठीक है। और ये नागरिक सम्मान है, ये भी क्या है? ये नागरिक सम्मान है, याद रखेंगे। चलिए, ये नाम इंपोर्टेंट है। 2025 में कुमुदनी लेखिया कथक की डांसर, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। ऐसी एक नाम आता है, उनका नाम है दमयंती जोशी। उनका नाम है दमयंती जोशी। और एक कलाकार कथक में, दमयंती जोशी। वैसे दमयंती जोशी जो है वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। और महाराष्ट्र में उनका शहर का नाम है मुंबई। किस नृत्य की वो नृत्यांगना रही हैं? कथक। उन्होंने 2 घरानों से शिक्षा ली है, एक तो जयपुर घराना व लखनऊ घराना। अगर दोनों ऑप्शन हो तो जयपुर को वरीयता देनी है आपको। जयपुर घराने की वो कलाकार रही हैं। वैसे सूट और सलवार में कथक होता है, लेकिन पहली महिला जिन्होंने साड़ी में कथक नृत्य शुरू किया था, उनका नाम क्या था? दमयंती जोशी। तो इंपॉर्टेंट सवाल यह है, ये साड़ी में कथक नृत्य करने वाली पहली महिला थी। साड़ी पहन का मतलब, ये साड़ी में
कथक नृत्य करने वाली प्रथम महिला थी। कौन कौन से उनको सम्मान मिले? सम्मान तुम्हें रटने नहीं है, मैं आपको बता दूं। याद हो ना तो कर लियो, ना याद हो तो मत करना, कोई इतनी बड़ी हाँ बात नहीं है। संगीत नाटक अकादमी, उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और एक मिला था पद्मश्री। पद्मश्री 1970 में मिला था और 1968 में मिला था संगीत नाटक अकादमी। कौन सी कथक की पहली महिला डांसर थी जिन्होंने साड़ी पहनकर कथक नृत्य शुरू करा था? बस इंपॉर्टेंट बात यही है। एक ऐसे नाम है माया राव। माया राव, माया राव। माया राव वैसे वो रहने वाली किस राज्य की हैं? माया राव का संबंध किस राज्य से रहा है? तो कर्नाटक। कौन सा नृत्य, तो कथक कहते हैं, उन्होंने भी दो घरानों से शिक्षा ली थी। मेन घराना है जयपुर, उसके बाद में लखनऊ। तो मेन घराना जयपुर है, जयपुर में शिक्षा ली थी, और लखनऊ। ऑप्शन चूज कर लेना जो भी सही लगेगा। अब सवाल इंपॉर्टेंट इनसे क्या है, देखिए इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि दक्षिण भारत में कथक नृत्य को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो नॉर्थ इंडिया से कथक उत्तर भारत का है ना, अरे कथक किस उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसे दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो माया राव को। इंपॉर्टेंट यही है, एसएससी यही सवाल ढूंढ ढांड के निकालेगी और लाकर पटक देगी पेपर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा एसएससी के हिसाब से। देखिए हाँ, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इन्हें या इन्होंने कथक नृत्य को दक्षिण भारत में लाने का काम किया। लाने का काम किया। तो सवाल पूछा जाएगा कि देखिए कथक नृत्य को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कौन लाया? तो माया, क्योंकि बंगलोर या कर्नाटक साउथ में है। इन्होंने दो संस्थान बनाए थे कथक के बंगलुरु में। कौन कौन सी संस्थाएं थी इनकी जो इन्होंने बनाई थी? एक का नाम था नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी। नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी। यह संस्थान उनकी बंगलुरु में थी। और एक संस्थान नाट्य एंड स्टेम डांस कंपनी। नाट्य और स्टेम डांस कंपनी
ये भी उन्होंने बंगलुरु में बनाई थी। उनको कौन कौन से सम्मान मिले थे? उनको कौन कौन से सम्मान मिले थे? तो उनके सम्मान की अगर हम बात करें तो उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जितनी बातें मैं बताता हूं लिखवाता नहीं हूं, उनको भी ध्यान में रखा करो। मैंने एक दिन बताया था कि एसएससी ने सवाल पूछा था कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, एक शब्द उसके पीछे जुड़ जाता, फेलोशिप। संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। क्लियर? अब देखो आपको याद है कि नहीं है, जबकि आपने लिखा कहीं नहीं है वो, लेकिन आपको याद हो गया। ये भी मैंने पूछा था कि कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार। ये भी देखो याद हो गया। ऐसी चीजें याद हो जाएंगी। तो संगीत नाटक अकादमी उनको मिला था, और एक मिला था टैगोर रत्न। टैगोर रत्न, ठीक है, टैगोर रत्न। एसएससी क्या मालूम करेगी? देखो, उस पहली कथक कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने साड़ी पहनकर कथक नृत्य पहली बार किया था। साड़ी पहनकर, बोलो दमयंती जोशी। दक्षिण भारत में कथक नृत्य को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बस, और ज्यादा हेडक नहीं लेना। माया राव का संबंध किस नृत्य से है? कथक। दमयंती जोशी का संबंध किस नृत्य से है? कथक। बोलो, कुमुदिनी लाखिया का संबंध किस नृत्य से है? कथक। शंभू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किसके कलाकार हैं? ये सब कथक के कलाकार हैं। वन लाइनर बन जाएगा, पढ़ते पढ़ते वन लाइनर बन जाएगा। फैक्ट मैं बताता हूं कि जो एसएससी आपसे सवाल पूछेगी वो ऐसे वाले सवाल पूछेगी, और ऐसा सवाल अगर फंसा तो समझ लो न जाने कितने बच्चे उसके जाल में फंस जाएंगे। आपको इन्हीं पे ध्यान देना है, एसएससी यही चीजों को ढूंढ के लाती है। एक नाम है उमा शर्मा, एक कथक की और डांसर हैं, उनका नाम है उमा शर्मा। वैसे उमा शर्मा किस राज्य की रहने वाली है? तो उनके राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान का एक शहर पड़ता है धौलपुर, वहां की रहने वाली है। कौन सा नृत्य करती है? कथक। अच्छा, कौन सा उनका घराना है? तो जाहिर सी बात है, अगर वो राजस्थान की है तो कहां सीखी होंगी वो? जयपुर घराने में। जयपुर उनका घराना है। कौन कौन से सम्मान उनको मिले? उमा शर्मा को पद्मश्री सम्मान, पद्मश्री ये मिला 1973 में। अच्छा, मैंने अभी बताया कि पद्म पुरस्कार कितने होते हैं, उनके नाम याद हो गए? सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, उससे छोटा पद्मश्री। एक सम्मान इनको पद्मश्री का मिला, एक सम्मान इनको मिला हाँ पद्म भूषण का। ये मिला 2001 में। इनकी सन वन को मत रटना, कभी आप बैठ के सन भी रट रहे हो। मैं बताऊंगा कि क्या याद करना है। एक हेडिंग में से एक या दो बात है। एक तो याद रखो वो कौन सा डांस करती हैं या करते हैं,
और एक याद रखो उनका घराना कौन सा है, और एक याद रखो उनसे जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसा मैं बताऊंगा, देखिए ये जो नाम है ना, ये पद्म भूषण का नाम है। सवाल ये पूछा गया था या आ सकता है सवाल कि पद्म भूषण का सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी कौन थी। जैसे एसएससी ने सवाल पूछा था कि पद्मश्री का सम्मान पाने वाले पहले कलाकार कौन थे जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था। जाकिर हुसैन। पूछा कि नहीं पूछा? एसएससी ने सवाल मालूम करा था कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री का पुरस्कार किसे मिला था, तो उस्ताद जाकिर हुसैन को। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि पद्म भूषण का सम्मान सबसे कम उम्र में किस नर्तकी को मिला है। नर्तकी मतलब एक डांसर, महिला डांसर, ठीक है। तो वो कौन है, तो उनका नाम है उमा शर्मा। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए पद्म भूषण का सम्मान सबसे कम उम्र में पाने वाली ये प्रथम नर्तकी है। पाने वाली ये प्रथम नर्तकी है। तो बताइए पहली नर्तकी जिनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला, उमा शर्मा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेना इस बात को। ये सवाल गिर सकता है, टकरा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। ये तो याद रखना ही है, कथक डांस है, उनका घराना जयपुर है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इनको और कौन सा सम्मान मिला था? एक सम्मान मिला था संगीत नाटक अकेडमी। मैंने अभी बोला है, देखिए संगीत नाटक अकेडमी। मैंने अभी आपको बोला है, मैंने ये बोला है कि आपको सब सम्मान रटने नहीं है भैया। अच्छा, उमा शर्मा से क्या याद करना चाहोगे? मैं तो 3 बातें याद करता। वो कौन सा नृत्य करती हैं, कथक, किस घराने की है, जयपुर, और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण का सम्मान पाने वाली पहली नर्तकी का नाम क्या है। वेरी सिंपल। बाकी लिखने को हम कितना ही क्यों ना लिख लें, लेकिन पेपर के लिए तो एक सटीक पढ़ के जाएंगे कि नहीं पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसी नाम है एक, हाँ, उनका नाम है पुरु या पुरुषोत्तम दधीच। उनका नाम है, या तो मिलता है पुरु दधीच, या उनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम दधीच। ठीक है। वैसे किस राज्य के रहने वाले हैं वो? तो राज्य मध्य प्रदेश। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है उज्जैन। अच्छा, कोई बताएगा उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? क्षिप्रा। कुंभ का मेला यहीं पर लगता है उज्जैन में, ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर है उज्जैन बसा हुआ। इसका पुराना नाम है अवंतिका। क्या नाम है? और ये महाकाल की नगरी है। भगवान शिव का मंदिर है उज्जैन में, बहुत बड़ा है कि नहीं है। और एक बताऊं मैं आपको, आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने और सुदामा ने एक ही गुरु के पास में रहकर शिक्षा पाई थी। उन गुरु का नाम था संदीपनी मुनि। तो भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि का आश्रम यहीं पर था उज्जैन में, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? क्षिप्रा, करेक्ट। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंतिका। क्या नाम है? अवंतिका। अच्छा,
उज्जैन को क्या कहते हैं? महाकाल की नगरी, भगवान शिव का नगर। और संदीपनी मुनि का आश्रम कहां था? उज्जैन में। और संदीपनी मुनि कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। वहीं पर सुदामा मिले थे उनको। ठीक है जी। देखो, किस नृत्य के वो कलाकार रहे हैं? तो कथक, कथक के कलाकार रहे हैं। कहते हैं उनका घराना कौन सा है? पुरुदधीच का, तो रायगढ़। अच्छा बताओ, चूंकि रायगढ़ की बात चली है, तो कथक के कितने घराने हैं? कथक का सबसे नया घराना कौन सा है? अच्छा, रायगढ़ घराने के संस्थापक चक्रधर सिंह। बताओ चक्रधर सिंह किस नृत्य के कलाकार हैं? सिंपल। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इनका? इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, ये कथक में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले, कथक में डॉक्टरेट, डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले, उपाधि पाने वाले प्रथम नर्तक हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एसएससी उठा लेगी इस सवाल को, याद रखना, और आप देखते रह जाओगे। अच्छा देखो, डॉक्टरेट की उपाधि पीएचडी के बाद मिलती है। अरे जो लोग पीएचडी कर लेते हैं उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है कि नहीं मिलती? तो अगर इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, इसका मतलब इन्होंने कथक नृत्य में क्या कर रखी है? पीएचडी कर रखी है। पीएचडी करने के बाद में आपके नाम के साथ में आगे डॉक्टरेट लिखा जाता है। ये तो हम डॉक्टर पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते, है ना? कि देखो वो अर्थशास्त्र में पीएचडी कर लिए उन्होंने, तो वो अपने नाम के साथ में लिख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, मान लो। तो हमें लगा यार मनमोहन सिंह डॉक्टर भी दिखे थे। वो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टरेट की उपाधि। और डॉक्टरेट की उपाधि कब मिलती है? पीएचडी करने के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि कथक का पहला कलाकार जिसने कथक में पीएचडी करी थी। तो या तो कहो पुरुषोत्तम दधीच या कहोगे पुरु दधीच। याद रखोगे? अच्छा सवाल है, एसएससी उठा लेगी इस सवाल को। डॉक्टरेट की उपाधि क्या, किस डिग्री के बाद मिलती है? पीएचडी के बाद। तो ये पीएचडी, कथक में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पीएचडी कर रखी होगी, लेकिन कथक में पीएचडी। ठीक है, चलिए भाई, कौन कौन से सम्मान उनको मिले? तो बेटा उनको सम्मान मिले संगीत नाटक अकादमी, दूसरा पद्मश्री। पद्मश्री तो अभी मिला था सन 2020 में। 2018 में संगीत नाटक अकादमी मिला था। फिर कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान उनको दिया गया था 2021 में। अब इससे एक हिसाब लगाओ, जिस आदमी ने कथक में पीएचडी कर रखी हो या डॉक्टरेट की उपाधि जिसको मिली हो, वो कथक का कितना बड़ा उस्ताद होगा। ठीक है, चलिए एक नाम और हम लोग देख रहे हैं पुरु दधीच के बाद में, उनका नाम है विभा दधीच। विभा दधीच, विभा दधीच। वैसा बताया जाता है, देखो राज्य वाज्य याद मत रखना तुम कि वो किस राज्य के हैं, बस सिर्फ मैं लिखवा देता हूं कि वो जिस राज्य से बिलोंग करती हैं उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। किस राज्य से हैं वो? किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो बताइए डांस उनका कौन सा है? कथक। अच्छा उनका घराना कौन सा है? रायगढ़, जो कि कथक का सबसे नया घराना है। अच्छा ये भी दधीच
वो भी दधीच। इनका कनेक्शन, रिश्ता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो पुरु दधीच हैं उनकी पत्नी का नाम है विभा दधीच। ठीक है, तो पुरु दधीच की जो शादी हुई थी वो हुई थी विभा दधीच से। तो दोनों दंपत्ति हैं। ठीक है, पति पत्नी है। विभा दधीच के जो पति हैं उनका नाम पुरु दधीच है। इनको भी सम्मान मिला था, देखिए, संगीत नाटक अकादमी। यहां से दो नाम उठ सकते हैं। विभा दधीच का संबंध किस नृत्य से है, कथक, और वो किस घराने की है, उनके घराने का नाम क्या है? तो घराना कौन सा उनका? रायगढ़। चलिए, ऐसी नाम है, हाँ जी, ऐसी एक नाम है शोभना नारायण। पेपर में आया था ये भी एसएससी में। शोभना नारायण। उनका नाम है बेटा शोभना नारायण। शोभना नारायण वैसे जिस राज्य से बिलोंग करती हैं तो उनका राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। नृत्य उनका कौन सा है? कथक। उनके नृत्य का नाम क्या है? तो नृत्य उनका है कथक। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कैग डिपार्टमेंट है ना, भारतीय लेखा परीक्षक विभाग है कैग वाला, उसमें ये, हाँ, लेखा सेवा अधिकारी रही हैं। मतलब कैग विभाग में अधिकारी रही हैं, कैग डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर रही हैं। पढ़ाई लिखाई भी डांस की तरह ही अच्छी है इनकी। जितना अच्छा डांस करती हैं उतनी अच्छी इन्होंने पढ़ाई करी है। और ये कैग विभाग में कौन कौन है? एक अधिकारी है, रिटायर हो गई हैं अब तो, अधिकारी रही हैं शोभना नारायण। घराना उनका लखनऊ। लखनऊ घराने से उन्होंने कथक सीखा था। तो घराना उनका लखनऊ। बताओ, लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। कौन कौन से सम्मान भारत सरकार ने उनको दिए उनके डांस को देखते हुए? तो एक मिला उनको पद्म श्री, 1997 में, और एक मिला संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। देखो, शोभना नारायण से सिर्फ दो बातें याद रखेंगे। शोभना नारायण कथक की डांसर रही हैं और वो लखनऊ घराने की हैं, बस सिंपल सी बात। अगर किसी कलाकार में, हाँ, दो चीजें याद रखनी है, वो किस कला का कलाकार है और कौन से घराने से उसका संबंध रहा है। इससे ज्यादा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है किसी भी हेडिंग में। और अगर कोई फैक्ट होता तो मैं उसे जोर देकर बताता हूं कि इसको याद रखना आपको जरूर। एक नाम है कमलिनी व नलिनी अस्थाना। देखिए, कमलिनी व नलिनी अस्थाना। जैसे ही ये नाम चर्चा में आया, एसएससी ने तुरंत उठा लिया, और जैसे ही एसएससी ने उठाया उसके बाद पुलिस ने उठा लिया। अरे पुलिस ने ऐसे नहीं उठाया, पुलिस के पेपर में आ गया भाई। कभी आप सोच रहे हो कि इन्हें पुलिस ने उठा लिया, है ना? पुलिस के पेपर में सवाल आ गया। देखिए, वैसे ये जहां की रहने वाली हैं तो राज्य इनका यूपी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा। कहां की है? आगरा, यूपी। कौन सा नृत्य करती हैं?
तो वो है कथक। उनका घराना कौन सा है, ये सवाल पूछा है एसएससी ने। तो उनका घराना है बनारस। तो कोई मुझे बताएगा बनारस घराने के जनक जानकी प्रसाद। अच्छा, बनारस घराना किसके लिए फेमस है? चेहरे के भाव और हाथ के इशारे। अच्छा देखो, इनको दोनों को मिलाकर क्या उपनाम दिया गया है? इन्हें कहते हैं अस्थाना बहने। और अंग्रेजी में क्या बोलोगे भैया? अस्थाना सिस्टर्स। अच्छा, झावेरी सिस्टर्स कितनी है, नाम याद है उनके? क्या क्या नाम अच्छे बताओ। नैना, सुवर्णा, बोलो, रंजना, दर्शना, ये भी नाम आते हैं, है ना? कि इनमें से कौन सी झावेरी सिस्टर नहीं है? झावेरी सिस्टर का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी। और अस्थाना सिस्टर का संबंध, देखिए इनको कौन सा सम्मान मिला भारत सरकार ने? तो इनको दिया पद्मश्री। और अभी तो मिला है 2022 में। 22 में सवाल। अच्छा, अच्छा आप गूगल पर गए होगे तो आपने मणिपुरी के, हाँ, चलिए, एक नाम आता है ऐसे ही, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। अब हम पढ़ेंगे एक और महाराज, उनका नाम है अच्छन महाराज। एक नाम है अच्छन महाराज। देखिए ये जो अच्छन महाराज है, पहला सवाल तो ये है भाई रहने वाले कहां के हैं? तो राज्य यूपी। कौन सा नृत्य करते हैं? तो नृत्य कथक। कौन सा घराना है उनका? तो घराना बताइए कौन सा होगा? लखनऊ घराना होगा। अभी मैंने पूछा था लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। और ये घराना चेहरे के भाव और हाथ के इशारे के लिए फेमस था। देखो, इनका वास्तविक नाम क्या था? क्या अच्छन महाराज ही इनका वास्तविक नाम था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? पंडित जगन्नाथ मिश्र। पंडित जगन्नाथ। और ये नाम बताऊं इसलिए फेमस है, कथक के सुपरस्टार बिरजू महाराज के पिताजी हैं ये। तो ये पंडित बिरजू महाराज के पिताजी हैं। पंडित बिरजू महाराज ने अपने चाचा और अपने पिता दोनों से सीखा था क्या? कथक। तो थोड़ा याद रखें ये, हाँ, पंडित बिरजू महाराज महाराज के पिता हैं, पिता थे। एक नाम और याद रखेंगे, नाम है सितारा देवी। नाम है सितारा देवी। देखो, सितारा देवी जिस राज्य की रहने वाली थी, वो राज्य तो वैसा पश्चिमी बंगाल है। सितारा देवी का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था धन लक्ष्मी। उनका उपनाम क्या था, जो उनको निकनेम दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा? नृत्य सम्राज्ञी।
नृत्य सम्राज्ञी, या उनको कहते हैं कथक की रानी। कौन सा नृत्य करती थी वो? तो नृत्य का नाम है कथक, और किस घराने की थी? तो बेटा घराना है बनारस। भारत सरकार ने उनको कौन कौन से सम्मान दिए? संगीत नाटक अकादमी, और पद्मश्री, और कालिदास सम्मान। अगर मैं आपसे बताऊं सितारा देवी के बारे में, मैं यहां से तीन बातें पढ़ता। सितारा देवी कथक की डांसर हैं, या डांसर थी। उनके घराने का नाम बनारस, ठीक है। उनको, उनका जो मूल नाम था धनलक्ष्मी, और उनका उपनाम था, बोलो, हाँ, नृत्य सम्राज्ञी या कथक की रानी। कौन सा सम्मान वम्मान मिला उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं, आपको भी याद रखना, मैंने कहीं इंपोर्टेंट नहीं लिखा है। किसी भी कलाकार में, कथक में, देखिए कथक में एक तो उनका नृत्य और घराना, ये जरूर अच्छे से आपको पता हो। करेक्ट। सबसे बड़ा नाम और सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए एसएससी के दौरान, यूपी पुलिस में पूछे गए, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज। पहला सवाल, पंडित बिरजू महाराज किस राज्य के रहने वाले? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा, देखिए उनका वास्तविक नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम, तो उनको कहते थे भैया, वास्तविक नाम उनका था पंडित ब्रज मोहन मिश्र। पंडित ब्रज मोहन मिश्र। और उनके पिताजी का नाम मैंने क्या बताया था? अच्छन महाराज। जबकि उनका वास्तविक नाम जो था पंडित जगन्नाथ मिश्र, ठीक है। तो बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? ब्रजमोहन मिश्र। कौन सा नृत्य करते थे वो? कथक। अच्छा, कौन सा उनका घराना रहा? घराना कौन सा है? लखनऊ। और मैंने बताया था कि देखिए, एक किशन महाराज हैं, वो पहली बात तो बनारस से हैं, और दूसरी बात वो तबला बजाते हैं, वो कथक नहीं करते। कभी पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा कथक का नृत्यकार नहीं है? ऑप्शन शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और किशन महाराज। तो किशन महाराज क्या कथक करते हैं? क्या बजाते हैं वो? तबला वादक हैं। अब सुनो, देखो कहते हैं, मैंने एक दिन और बताया था कि जो लखनऊ घराना है उसे और क्या कहते हैं? कालिका बिंदादिन। नाम भूल गए क्या? कालिका बिंदादिन घराना भी कहते हैं, कालिका बिंदादिन घराना भी कहते हैं। किसको? लखनऊ घराने को। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं, इन्होंने क्या करा। इन्होंने दिल्ली में कथक के कलाश्रम की स्थापना की। कथक के कला आश्रम की स्थापना की। किसने?
पंडित बिरजू महाराज ने। अब देखो इनको कौन कौन से सम्मान मिले, इनको कौन कौन से सम्मान मिले। 1986 में इनको मिला पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पता है सवाल कैसा पूछा है एसएससी ने? पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा है? पद्म विभूषण। अभी मैंने एक नाम बताया है कमलिनी, अभी नाम बताया मैंने कुमुदनी लखिया। कुमुदनी लखिया को 2025 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इससे पहले, मतलब इनसे पहले सिर्फ एक कथक के कलाकार थे जिनको पद्म विभूषण मिला था। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। बोलो। तो अब सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण का सम्मान पाने वाले पहले कथक के डांसर कौन है? बोलो। और बताओ पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले कथक के कितने डांसर हो गए हैं अब? एक पहले वाले पद्म विभूषण पाने वाले पंडित बिरजू महाराज, और महिला कौन हो गई हैं? अरे भाई कुमुदनी लखिया या लाखिया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो सम्मान है, यह सम्मान पाने वाले ये प्रथम कथक नर्तक हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले कथक के पहले कलाकार का नाम बताइए। यही तो एसएससी ने पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सम्मान मिला इनको 2012 में, और यह भी सवाल एसएससी ने मालूम करा, इसने तो तोते उड़ा दिए। सवाल यह पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तो फिल्म कौन सी थी? एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में इन्होंने कोरियोग्राफी करी थी, डांस सिखाया था, और उसके लिए उनको 2012 में मिला था सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था उनको। फिल्म का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, फिल्म का नाम था विश्वरूपम। विश्वरूपम फिल्म के लिए उनको क्या करा गया था? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 2012 में। इसके बाद देखिए क्या होता है, 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार। तो यह भी सवाल पूछा था, फिल्म फेयर का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? फिल्म का नाम था बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। तीनों सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के सम्मान से कथक में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा कथक नृत्य, करेक्ट। फिर पढ़े हमने कथक नृत्य के घराने वगैरह, करेक्ट। फिर हमने पढ़े कथक नृत्य के कलाकार और उनके घराने। ठीक है, ये पूरा फुल एंड फाइनल टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कथक को लेकर। इतना तैयार कर लोगे, एक एक सवाल आपको चमकता हुआ दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर पर।
ठीक है, चलिए भैया।